नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं एमपी टेट वर्ग 3 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेकर आया हूं, जिसमें कुल प्रश्न 30 हैं, जो कि आपके एग्जाम के अनुसार हैं। जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, हूबहू वैसे ही प्रश्न में आने यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग कंप्लीट लगाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना आपने 30 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम इस प्यारे से प्रैक्टिस सेट को। चलिएगा, पहला प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, फिर इसके बाद आप लोग आंसर बताइएगा। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है। देखिए, आज के समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, तो इसके लिए क्या बदलाव जरूरी है। तो यहां पर राइट आंसर होगा विकल्प बी, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम। आपको मालूम होगा क्रिया आधारित अधिगम ये बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। क्लियर है ना। चलिएगा, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग प्रश्न को ध्यान से समझें, इसके बाद आंसर बताएं क्या होगा। देखिए, ये जो प्रश्न है ये है आकलन को लेकर। जो आकलन किया जाता है, तो बताइएगा आकलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। यह है ना, बताइएगा। क्या विद्यार्थियों में भय पैदा करना? नहीं। उन्हें आगे बढ़ने से रोकना या उनको वर्गीकृत करना? नहीं। बल्कि आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिगम को अनुकूलतम बनाने में विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, ताकि शिक्षक को पता चल सके कि किस विद्यार्थी में क्या कमी है और किस विद्यार्थी में क्या खूबी है, उसी के अनुसार वह है शिक्षण कार्य संपन्न करा सके। क्लियर है ना। इसलिए कक्षा में विद्यार्थियों का आकलन किया जाता है। क्लियर है ना। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सभी लोग आंसर जरूर बताएं क्या होगा। फ्रायड ने अपने मॉडल ऑफ द माइंड को क्या नाम दिया, जिसमें पहचान मतलब एड, ईगो और सुपर ईगो को शामिल किया गया है। आप लोगों को मालूम होगा फ्रायड ने एक मॉडल दिया था, बहुत फेमस है, जिसमें एड, ईगो और सुपर ईगो को शामिल किया गया था। तो साथ ही उस मॉडल का नाम क्या है। तो यहां पर राइट आंसर होगा विकल्प बी, संरचनात्मक मॉडल। क्लियर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। चलिएगा, लियो वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। वाइगोत्स्की है ना, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के साथ वाइगोत्स्की का संबंध है ना। बताइएगा कौन सा कथन सही है। तो यहां पर जो राइट आंसर है साथियों, वो होगा विकल्प डी। क्या है? सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। यदि आपने सिद्धांत पढ़ा होगा तो आप आसानी से आंसर इसका कर पाएंगे। ठीक है, चलिएगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और साथियों, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन एमपी टेट वर्ग 3 2022 में जो पूछे गए थे, उन प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। जैसे ये प्रश्न भी एमपी टेट 2022 में आया था, है ना, वर्ग 3 एग्जाम में। बच्चा पहले हाथ की गति फिर अंगुलियों की गति सीखना शुरू करता है और फिर दोनों हाथों और उंगलियों की गति को एक साथ सीखता है ना। तो ये बहुत इजी है। मतलब यहां पर हो क्या रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब एकीकरण हो रहा है ना। मतलब पहले छोटा पार्ट है ना, ठीक, उसके बाद दूसरा, फिर कॉम्बिनेशन, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन या फिर एकीकरण, है ना।
राइट आंसर यहां पर हमारा विकल्प ए के साथ जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो उत्पन्न होता है। कुछ क्वेश्चन व्यवहारिक आते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में, इसलिए आपको ध्यान से प्रश्न पढ़ना है और आंसर देने का प्रयास करना है। आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। देखिए, जब संतुष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होगा तो ऐसे में क्या होगा भाई, तो आप कहोगे असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है ना, ये तो सभी को मालूम होगा। चलिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा, विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, बिल्कुल सही है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, सही है ना। विकास का एक निश्चित क्रम होता है और विकास निरंतर रूप से होता है, ठीक। और देखिए कहा गया है आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, तो ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा कि भैया आनुवंशिकता और पर्यावरण ये दोनों ही बच्चे के विकास के निर्धारक होते हैं, ना कि केवल आनुवंशिक, है ना। तो यहां पर केवल कहा गया है आनुवंशिकता, तो ये हम कह सकते हैं ये कथन गलत है। इसके साथ बल्कि क्या होना चाहिए, पर्यावरण, ये दोनों ही निर्धारक तत्व होते हैं, ठीक। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के लगातार कनेक्शन के माध्यम से व्यवहार अधिक मजबूती से स्थापित हो जाता है? थॉर्नडाइक के मुख्य नियम भी है और गौड़ नियम भी है। आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये है अभ्यास का नियम, मतलब लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। ये यहां पर राइट आंसर विकल्प ए होगा। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने वाली विशेषता नहीं है? देखिए, सृजनात्मक विद्यार्थी की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे उसमें क्या है, जिज्ञासा की प्रबल भावना होती है ना। और वो क्या है, हमेशा नए नए तरीके खोजता है किसी भी काम को करने के, तो ये भी सही होगा। और उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, मतलब है उसके पास कौशल होता है उच्च स्तर का, कोई समस्या आती है तो वह समाधान करने का प्रयत्न करता है। लेकिन अभी सारी सोच ये नहीं है, बल्कि क्या है, अब सारी सोच होती है उसमें, है ना। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। ये सृजनात्मक विद्यार्थी की विशेषता नहीं है। क्लियर। चलिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। चलिएगा, समावेशी शिक्षा खालिस्तान के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। समावेशी शिक्षा डेफिनेशन ही आपको पता होगी तो आप इसका आंसर दे दोगे। आपको मालूम होगा इसमें क्या है, सभी प्रकार के बच्चों को एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, ये भैया भेदभाव के निष्कासन पर बल देती है ना। बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को शिक्षा के साधन उपलब्ध कराती है, ठीक है। चलिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो आपको मालूम होगा जो संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है इसी के अंतर्गत ही समस्या समाधान, बुद्धि और समालोचनात्मक चिंतन, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, विकल्प सी के साथ जाएगा। क्लियर। चलिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा और आप लोग प्रश्न ध्यान से समझें फिर इसका आंसर दें।
जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? बताइएगा। आप समाधान क्यों चाहते हैं? समाधान की खोज क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आपको कौन सी अवस्था चाहिए? संतुलन की अवस्था, है ना? तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? विकल्प ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिएगा। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? आप लोगों को मालूम होगा कि जो हमारे जीन पियाजे महोदय जी हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई होंगी, है ना, जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क है, ये जो पियाजे हैं, इनकी जो चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से प्रारंभ होती है, इसी की विशेषता है। तो राइट आंसर यहां पर साथियों हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। जाएगा ना? चलिएगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग काउंट करते जाइएगा नंबर। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है यहां पर आपके एग्जाम के लेवल की। नल के स्रोतों के बारे में, सॉरी यहां पर शायद ये जल होगा, है ना, नल नहीं जल है, यहां पर गलत टाइप हो गया है। जल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए वो क्या कर रही है, रानी बोल रही है भैया कि नल और फव्वारा जल के या पानी के मुख्य स्रोत हैं। तो हो सकता है कि वह जहां पर रहती होगी तो लोगों को पानी भरते देखती होगी नल से, और खेतों में किसान को देखती होगी सिंचाई करते हुए फव्वारे को, है ना, कि फव्वारे से सिंचाई हो रही है। तो हो सकता है उसने इतना ही देखा हो। तो हम कह सकते हैं जो ये वो बोल रही है वह अपने अनुभव के आधार पर बोल रही है। तो यहां पर हम राइट आंसर किसको मानेंगे? विकल्प ए को मानेंगे। उसकी समझ को उसके अनुभवों के आधार पर बनी है ना, उसने जो देखा है वो आपको बता रही है भाई। ठीक है ना? चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? प्रश्न में ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है दृष्टि बाधित विद्यार्थी, है ना। आंखों की समस्या को ध्यान रखना और बाद में आप उत्तर देना। देखिए विकल्प ए में क्या है? चित्रों का प्रयोग। भाई चित्रों का प्रयोग करोगे, विद्यार्थी देखेगा कैसे, है ना। और हाथों का खूब उपयोग करेंगे तो भैया इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वीडियो दिखाओगे नहीं, बल्कि आप क्या करोगे? सभी प्रकार की लिखित सामग्री को मौखिक रूप से प्रस्तुत करेंगे। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। क्लियर है ना? और कई बार एग्जाम में ऐसा होता है, आप लोग प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हो और आप लोग क्या है गलत कराते हो, बाद में कहते हो सर इतना इजी प्रश्न आया था लेकिन क्या पता गलत कैसे हो गया। गलत इसलिए होता है आप लोग प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते, ठीक है, और ज्यादा जल्दबाजी में रहते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अब प्रश्न में क्या कहा गया है? विविध सामाजिक आर्थिक परिवेश के विद्यार्थी आ रहे हैं, तो भैया अध्यापिका क्या करेगी? देखिए कमतर अपेक्षा का, तो देखिए ये तो क्या है नेगेटिव पॉइंट हो गया, ठीक है। देखिए अलगाव की भावना को बढ़ाना, ये क्या है नेगेटिव पॉइंट है, तो ये तो काट दो, ठीक है। देखिए विकल्प डी में क्या है? रूढ़िवाद भय पैदा करना, तो ये भी काट दो। और ऐसा नहीं है, ये प्रश्न आपके लास्ट ईयर पूछे गया था, ठीक है, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। तो अब क्या बचा? समावेशी भाषा, जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना, है ना। मैंने बताया ना समावेशी में क्या होता है, मतलब समावेशी भाषा में क्या होगा, मतलब सभी को ध्यान में रखते हुए, ठीक। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार
आपको मालूम होगा जो हमारे गार्डनर साहब हैं, इन्होंने एक बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, सभी को मालूम होगा। तो बताइएगा कि हमारे गार्डनर साहब के अनुसार बुद्धि के विचारों में कौन सा तर्क सही होगा। तो इन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी होगा। क्लियर है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है, बताइएगा। तो भैया भाषा के माध्यम से सुगमता दी जाती है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, विकल्प सी के साथ जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन बाह्य के बजाय आंतरिक अभिप्रेरणा में विश्वास करता है, बताइए कौन सा दृष्टिकोण है जो बाह्य रूप से नहीं बल्कि आंतरिक अभिप्रेरणा में विश्वास करता है। तो भैया वो है हमारा संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। कौन सा है, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। राइट आंसर विकल्प सी। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिए, प्याजे से आ गया है अवस्था को लेकर। यहां से क्वेश्चन 2 से 3 पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी तो 5-5 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में प्याजे से आए हुए हैं। आप लोग ओल्ड पेपर को देखिएगा तो आपको पता चलेगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक मतलब सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। देखिए अनैच्छिक से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर, तो भैया जो एक पॉइंट समझ गया वो समझ गया कौन सी है भैया वो अवस्था, संवेदी गत्यात्मक अवस्था पियाजे की, ठीक है ना। बस जिसने अवस्थाएं पढ़ी हैं, विशेषताएं पढ़ी हैं, वो क्या है आसानी से उनका आंसर दे सकता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है। तो देखिए इससे संबंधित एक प्रश्न हम कर चुके थे, मैंने बताया था ना, समस्या समाधान है ना और समालोचनात्मक चिंतन। तो ये कौन सा होगा, संज्ञानात्मक होगा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, विकल्प डी के साथ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखा करो आप लोग। संवेग जैसा कि हम अनुभव करते हैं हमारे भीतर गति लाते हैं तथा इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। तो देखिए संवेग में देखिए शारीरिक क्रियाएं भी होती हैं और मनोवैज्ञानिक भी होती हैं। तो हम कह सकते हैं शरीर क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक, है ना, दोनों होती हैं। संवेग के कितने प्रकार बताए हैं मैकडूगल ने, आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। प्रारंभिक बाल्य अवस्था के दौरान खाली स्थान सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और खाली स्थान सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। तो देखिए जब आपने बाल विकास में पढ़ा होगा सामाजिकरण, तो उसमें आपने पढ़ा होगा भैया प्राथमिक कारक क्या है, द्वितीय कारक क्या है। तो भैया इसमें से हम देखें प्राथमिक कारक क्या होगा, परिवार होगा और द्वितीय कारक होगा विद्यालय। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और लोग आप सभी से यही कहूंगा, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है भाई वीडियो को लाइक कर दो और जो भी आपके साथी हैं उनके साथ शेयर करो। बहुत ही अच्छी क्लास है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है। वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है। यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। आपने जब भाषा विकार पढ़े होंगे या अधिगम अक्षमता पढ़ी होंगी तो आपको जैसे मान लो डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, है ना, डिसकैलकुलिया, तो ये जो कहा गया है
तो ए है, यहां पर राइट आंसर होगा आपका डिस्फ्रेजिया। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? विकल्प बी होगा। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। बिल्कुल, कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो भैया समृद्ध परिवेश के लिए क्या करना चाहिए? अध्यापक को विद्यार्थियों को पुस्तकें और अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के पर्याप्त मात्रा में अवसर मिलने चाहिए, है ना। इससे बच्चे का जो भाषा विकास है वह तीव्र गति से होता है और सहज रूप से होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्वेश्चन आया हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा, बताइएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही होगा? आप लोग प्रश्न को ध्यान से समझें, फिर आंसर सोचें क्या होगा। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये सुझाती है कि शिक्षा समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। राइट आंसर विकल्प डी होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है? मैंने बता चुका हूं भाई आपको कि भैया हमारे जो गार्डनर साहब हैं, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था और इन्होंने क्या है, गार्डनर साहब के बारे में आप बताएं आपको, तो इन्होंने 8 प्रकार बताए थे बुद्धि के, जैसे में भाषाई बुद्धि है ना, स्थानिक बुद्धि है, संगीतात्मक बुद्धि भी थी, लेकिन भावात्मक बुद्धि ये इन्होंने प्रकार नहीं बताया हो था। ठीक, राइट आंसर विकल्प बी होगा। अब आप लोग क्या करोगे, जो 8 प्रकार थे वो आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जितना बता रहा हूं वही पढ़ते हो, है ना। जो पढ़ रहे हो उसी के आधार पर आप और एक्स्ट्रा पढ़ा करो। ठीक है, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? ध्यान रखिएगा, प्रगतिशील कक्षा की बात हुई है ना, तो अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा, जितना हो सके कंठस्थीकरण मतलब याद करने की बात की नहीं, ट्रॉफी जीतने पर नहीं, बल्कि क्या है, प्रगतिशील में क्या होगा, है ना, क्रिया आधारित अधिगम, मतलब कह सकते हैं सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर यहां पर विकल्प डी के साथ जाएगा। ठीक, क्योंकि यदि आप जो चीज करके सीखते हो वो आप कभी नहीं भूलते और आसानी से आप सीख जाते हो। चलिएगा देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, विकल्प ए था राइट आंसर, माफ कीजिएगा ये क्वेश्चन डबल टाइप हो गया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारे मोटिवेशन से संबंधित क्वेश्चन था कि मोटिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, मोटिवेशन से गतिविधि की शुरुआत और दृढ़ता में कमी आती है। भाई मेरे ऐसा नहीं है, मोटिवेशन से तो क्या है, फायदा होता है ना कि घाटा होता है। दृढ़ता में क्या है, कमी नहीं आएगी, दृढ़ता अत्यधिक होगी और ज्यादा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो विकल्प बी है क्या है, गलत है ना, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो साथियों इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। 30 प्रश्न यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लगी वो भी आप जरूर बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।